जी हां, शुद्धिकरण, यह शब्द आजकल काफी चर्चा में है। और क्यों? क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है और इस शुद्धिकरण पर एक सियासी रण घमासान लगातार चलता जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और अध्याय जुड़ गया है और यह है राजनीति का शुद्धिकरण, बल्कि मैं कहूं सत्ता का शुद्धिकरण। आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 130वीं। और क्या बदला जा रहा है? अगर आप जेल में रहते हैं 30 दिन से ज्यादा और आपको 5 साल की सजा सुनाई गई है किसी भी मामले में, और अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं या राज्य में मंत्री हैं, तो 31वें दिन या तो खुद हट जाओ, सत्ता में से त्याग पत्र दे दो, वरना स्वतः आपका त्याग पत्र कबूल कर लिया जाएगा, यानी कि आप सत्ता में नहीं बनेंगे। तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे, तो अरे भाई बहुत अच्छी बात हुई, ये क्या तमाशा बना रखा है, अपराध करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, पर सत्ता से चिपके रहोगे, जेल भी जाओगे, लेकिन त्याग पत्र नहीं दोगे। यह तो होना चाहिए, यह तो अच्छी पहल है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है और होता है उसमें बहुत फर्क होता है, दिखने और होने में। और टाइमिंग इज ऑफ एसेंस, कोई चीज किस वक्त क्यों की जा रही है और उसी वक्त क्यों की गई, उसी में राजनीति छिपी होती है। तो ये 11 साल बाद ऐसा क्यों याद आया कि भाई सत्ता के शुद्धिकरण की जरूरत है देश को, राजनीति का शुद्धिकरण हो जाएगा। क्या ये वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को लेकर कुछ घमासान मच गया है एनडीए में? क्या चंद्रबाबू नायडू थोड़े नाखुश हैं? वो आंखें तरेर रहे हैं, ही इज फ्लेक्सिंग हिज मसल्स कि हमारी बात भी माननी पड़ेगी, ऐसे थोड़ा चलेगा, जो आप करें, जो बीजेपी कहे वही सही। कुछ चर्चाएं हो रही थी, खबरें आ रही थी, राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू। अब क्या मुख्यमंत्रियों को बताया जा रहा है, आपको कभी भी हम हटा देंगे। और ये सारे जो आरोप लगते हैं या ईडी या सीबीआई का शिकंजा कसता है, वो विपक्षी दल के नेताओं पर ही क्यों? वो 96% विपक्षी दल के नेता हैं, ये आंकड़ा मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो उसकी तैयारी हो रही है और केंद्र किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को क्या हटा सकता है? केंद्रीय एजेंसियां वहां चली जाएं तो हमारे संघीय ढांचे का क्या होगा? तो यहां सवालों की एक लंबी फेहरिस्त शुरू हो जाती है। राजनीति भी शुरू हो गई है। लिस्ट के शुद्धिकरण के बाद अब बारी आ गई है सत्ता के शुद्धिकरण की। जी हां, आपने सही सुना, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया संसद में। और इसके मूल में क्या है कि देखिए, लोग सत्ता से ऐसे चिपक जाते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है, बावजूद इसके कि आप पर आरोप लग जाएं भ्रष्टाचार के या और संगीन आरोप हों, आपको सजा भी सुना दी जाए, 5 साल की सजा सुना दी गई, जेल में आप बैठे हैं, जेल से आप कैबिनेट मीटिंग कर नहीं सकते, कोई फैसले ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी बने रहते हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं या मंत्री बने हुए हैं। यह हास्यास्पद हो जाता है, लोकतंत्र इससे कमजोर होता है। तो अब सरकार ने मन बना लिया है कि 30 दिन अगर आप जेल में रह चुके हैं और 5 साल की सजा सुनाई गई है या उससे ज्यादा की किसी भी जुर्म को लेकर, तो आपको त्याग पत्र देना ही होगा। और यह विधेयक जब कानून बनेगा, यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मंत्रियों पर लागू होगा। यानी कि जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा था, पिछले साल हमने देखा 177 दिन जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, आरोप भ्रष्टाचार के थे, लेकिन बाद में बेल मिली। तब वो जब मिल गई उसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 177 दिन वो जेल में ही बैठे रहे और मुख्यमंत्री बने रहे, कोई फाइल साइन हुई नहीं। तो
ये सत्ता का तो दुरुपयोग है, ये मखौल तो बनता है। ये कौन सी व्यवस्था है? हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर आप पर आरोप लगते हैं, आपको सजा सुना दी जाए तो आपको त्यागपत्र देना जरूरी होगा, लाजमी हो जाएगा। अब इसके पीछे वजह भी समझनी होगी। भाई, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, जब उन्होंने इतना बड़ा संविधान बना दिया, हर चीज पर बारीक निगाह डाली, और 129 संशोधन विधेयक पेश हो चुके हैं इस देश में, इतनी बार संशोधन हो चुका है, तो ये 130वें पर ही नंबर सत्ता के शुद्धिकरण का क्यों आया? क्योंकि दुरुपयोग भी तो होने की आशंका लगातार बनी रहती है। भाई, अरविंद केजरीवाल पर आरोप साबित तो नहीं हुए। ए राजा मंत्री थे यूपीए सरकार में, आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जेल में भी रहना पड़ा। 1.5 पौने 2 साल वो जेल में रहे, इस्तीफा दे दिया था, बाद में क्लीन चिट मिल गई। तो भाई, ना हींग लगी, ना फटकरी, ना पैसा खाया था, ना कुछ और किया था, पर रंग चोखा नहीं आया, रंग बिल्कुल काला पड़ गया। आपको सत्ता से विदाई हो गई। आरोप भी तो गलत लग सकते हैं, या फंसाया भी तो जा सकता है। विपक्ष इस बात को लेकर लगातार मुखर रहा है पिछले कुछ सालों से कि भाई सीबीआई हो या ईडी हो, इनका शिकंजा, तथाकथित शिकंजा, सीबीआई जो पिंजड़े का तोता सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, वो अपने सरकारी आकाओं के इशारे पर सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और वो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं। एक 96% जितने राजनेताओं पर केस हुए सीबीआई के, वो विपक्षी नेता थे। पिछले 10 सालों में ईडी ने 193 राजनेताओं पर शिकंजा कसा है, लेकिन सजा कितनों को हुई? कन्विक्टेड कितने हुए? आरोप सही साबित कितनों पर हुए? महज 2%, सिर्फ 2%। स्ट्राइक रेट 1% से भी कम। तो इसी को लेकर अब सवाल उठने लगे। सवाल यह भी, क्या वोटर शुद्धिकरण से तो नहीं जुड़ता ये सत्ता के शुद्धिकरण का मसला? क्योंकि बीच में खबरें बहुत आ रही थी दक्षिण से। अब थोड़ी क्रोनोलॉजी समझिए। दक्षिण से ही एनडीए ने, खास बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है, सीपी राधाकृष्ण, तमिलनाडु से आते हैं। जगन मोहन रेड्डी, आंध्रा के मुख्यमंत्री, लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि कुछ खिचड़ी पक रही है। भाई, वो खिचड़ी क्या? कि राहुल गांधी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। पर चंद्रबाबू नायडू तो उन 2 बैसाखियों में से एक बैसाखी है जिसके सहारे एनडीए की सरकार चल रही है केंद्र में, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर 240 सीटें हैं। सत्ता से, उस जादुई आंकड़े से बहुमत के 32 सीटें कम, उसमें 16 सीटें टीडीपी की हैं। अब टीडीपी पींगे बढ़ाने लगा है क्या विपक्ष के साथ? और ऐसे में अब उसे बताया जा रहा है कि सत्ता की गद्दी से आउट किया जा सकता है। और यहां सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं है। ये अगर कानून बन गया, ये विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन पर तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, वो तो जेल में भी होकर आए। हां, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और यहां मैं ये बता दूं, 30 दिन हिरासत में रहे तो 31वें दिन गद्दी तो चली जाएगी, लेकिन अगर आप आरोप मुक्त हो जाते हैं तो आप वापस आकर गद्दी पर काबिज भी हो सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं है। यही बात अमित शाह भी कह रहे हैं कि भाई, मेरे ऊपर भी आरोप लगे थे जब मैं मंत्री था गुजरात सरकार में, तो मैंने पदों से इस्तीफा दिया, केस लड़ा, चुनाव केस जीता, उसके बाद वापसी की सत्ता के गलियारों में। पर मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा था। हेमंत सोरेन के साथ साथ रेवंत रेड्डी, उन पर भी 2015 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो जारी है अभी। वो दरवाजे खुल सकते हैं क्या? डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं,
कर्नाटक में, उन पर भी इंक्वायरी चल रही है। तेजस्वी यादव, अब अगर, बहुत बड़ा अगर है, बिहार में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सत्ता आ जाती है महागठबंधन की, उन पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो ये दरवाजे फिर से खुल जाएंगे क्या? और निचली अदालत में आपने देखा है किस तरह से आपको सूली पर टंगा दिया जाता है, लटका दिया जाता है, बाद में चाहे मामला उस पर रोक भी लग जाए या फैसला पलट दिया जाए सर्वोच्च अदालत में। भाई राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल से ऊपर की सजा दे दी, 2 साल से कम होती सांसदी नहीं जाती, तो सांसदी गई, लेकिन उसे बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां अदालत को कौन रोकेगा? और सजा सुना दी गई और आपको जेल हो गई, आप गए बाहर, और वो मामला सालों साल चलता आया। 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले इस वक्त भारतीय अदालतों में लंबित हैं, सालों साल गुजर जाते हैं फैसला आते आते। तो तब तक आदमी राजनीतिक वनवास ही काटेगा क्या? तो शुद्धिकरण अपने आप में कागज में पहली निगाह में लगता है बहुत अच्छी चीज है, नैतिकता नाम की तो चीज ही खत्म हो गई है राजनीति से। वो दौर चला गया कि लाल बहादुर शास्त्री, एक रेल हादसा हो जाता है तो इस्तीफा दे देते हैं। पुराने जमाने की, गुजरे जमाने की बात लगती है वो, नई पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा। अब तो देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये कोई यूपीए की सरकार थोड़ा है, एनडीए की सरकार है, यहां हम इस्तीफे नहीं देते। पर इस्तीफे ले लिए जाएंगे क्या? यहां पर संघीय ढांचे का भी सवाल आ जाता है। भाई राज्य में, अब बिहार में है तो बिहार की जनता चुनेगी ना कि कौन मुख्यमंत्री है। तो केंद्र में सरकार थोड़ा तय करेगी कि मुख्यमंत्री को हम हटा सकते हैं या उसे खुद हटना पड़ जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने केस डाला, 5 साल की सजा किसी निचली अदालत ने सुना दी, जेल में आप 30 दिन रहे, गए बाहर। ये तो राज्य की जनता ने जो अपना मताधिकार इस्तेमाल किया, अपना जो विवेक इस्तेमाल किया, वोट का अख्तियार जो उन्होंने बटन दबाकर किया, क्या उसका अपमान नहीं हो रहा है? इसी बात को उठा रही हैं ममता बनर्जी। वो कह रही हैं कि यह संशोधन विधेयक सुपर इमरजेंसी से भी आगे का कदम है, न्याय व्यवस्था कमजोर कर वन मैन वन पार्टी वन गवर्नमेंट सिस्टम की तैयारी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं जैसे पुराने जमाने में राजा किसी को भी उसके पद से हटा देते थे, कुछ वैसा ही बीजेपी चाहती है, ये लोकतंत्र को नहीं मानते। मनोज झा कह रहे हैं अभियोग या अभियुक्त बल्कि मैं कहूं और दोषी का फर्क मिट गया है। भाई आप पर आरोप ही लगे ना, गलत भी हो सकते हैं, 30 दिन जेल में गए तो सत्ता भी गई। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्रियों पर ही क्यों? फिर तो किसी सरकारी कर्मचारी पर भी वही 30 दिन से ऊपर की जेल हो गई, उसकी नौकरी खा जाओ। निजी नौकरी में भी ये तो किसी पर भी लागू होना चाहिए। फिर जो 30 दिन से ज्यादा का गया, जिस पद पर है उससे हटा दो उसे। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी आजकल चुनावी बयार में तैरने की कोशिश कर रहे हैं पहली बार। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, अगर आप पर कोई आरोप लग रहा है और आप जेल जा रहे हैं तो आप जेल में बैठकर सत्ता नहीं चला सकते। संबित पात्रा ने भी कहा है विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जेल से सरकार चलती रहे, जबकि रविशंकर प्रसाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल जैसे लोग जेल जाते हैं लेकिन इस्तीफा नहीं देते, ये बिल उसका उपाय कर रहा है। ऐसे लोगों का उपाय है या जो बात आपकी ना माने उसको डराने की भी तैयारी हो रही है क्या? अमित शाह ने क्या कहा, पलटवार क्या किया है अखिलेश यादव ने, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता। में आज का सीधा सवाल, सत्ता का शुद्धिकरण
भीषण होगा राजनीति का ये रण, यानी कि राजनीति होगी भीषण, सत्ता का शुद्धिकरण, राजनीति होगी भीषण, बिल है बहाना, विपक्ष है निशाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।